फील्ड मार्शल का ओहदा है, इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ। उनकी सर्विस बड़ी ज़बरदस्त रही हो, ये पीस टाइम में भी दिया जा सकता है। हाउ वी डिस्ट्रॉयड S-400 द रशियन जायंट। उसको अंधा किया और उसके बाद आपने उसको हिट किया। रशिया की भी थोड़ी-सी हो गई इसमें। इंडियन फ़ोर्स की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ऐसे गिर चुकी जैसे राफ़ेल गिर चुके हैं। राफ़ेल के अलावा दूसरे तैयारे बिक रहे, अब तो सबके मलबे मिल गए हैं और इंडियन सोशल मीडिया दिखा रहा है। दुनिया की तारीख में पहली जंग है जिसमें 4th जनरेशन के हथियार इस्तेमाल हुए। आगे आने वाली जंगें जो हैं, उनका फ्यूचर क्या सारा का सारा AI पर मुनहसर है? हमने 2019 में अभिनंदन का वो पुराना जिसको मिग-21 कहते थे गिराया, तो वो मॉडिफाइड था 4th जनरेशन, मॉडिफाइड बाय द इज़राइलीज़। इंडिया को क्या फायदा हुआ ये ड्रोन्स बेच के? इंडिया को एक और महाज पे बेइज्जती मिली। सीज़ फायर बरकरार रहेगा? Never trust Indian, this government particularly. If India strikes back, we will hit back very hard. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं खावर बुखारी। आज हमारे साथ एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब मौजूद हैं। साजिद हबीब साहब हमारे वॉर हीरो हैं। साजिद हबीब साहब हमारे वॉर हीरो हैं, अफ़गान वॉर हीरो। और उसके अलावा साजिद हबीब साहब 1978 में एयर फोर्स को इन्होंने ज्वाइन किया था। आज हम इनसे ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस की कामयाबी के ऊपर और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब सैयद आसिम मुनीर को जो ओहदा मिला है फील्ड मार्शल का, उस पर थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे और इनके लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन और जी, आई एम लाइक फीलिंग लाइक अ सुपरमैन कि आज मैं एक ग्रेट। अपने वॉर हीरो के साथ बात कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब को हमारा फ़ख्र है, उनको फ़ील्ड मार्शल का जो ओहदा मिला है, हाउ यू सी इट? ये जो फ़ील्ड मार्शल का ओहदा है, इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ कि इसके इख्तियारात, इसकी ताकतें और इसका रौब और इसका दबदबा कितना होता है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का हिस्सा रहा हूँ जी। और इसकी जो फाइटर फ्लाइंग है, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। और अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ कि फ़ील्ड मार्शल का ओहदा क्या होता है? देखिए, फ़ील्ड मार्शल का ओहदा जो है, ये ज़्यादातर इसको आप कह सकते हैं कि एक रस्मी एक एक्नॉलेजमेंट होती है किसी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी कौम की तरफ से, अपने ऐसे फ़ौजी कमांडर के लिए जिसने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की हो, उनकी सर्विस बड़ी ज़बरदस्त रही हो, ये पीस टाइम में भी दिया जा सकता हुँ। है। लेकिन उसके साथ अगर कोई ऐसी वॉर है, ऐसी बैटल है, जिसमें एक शानदार कामयाबी हासिल की है, जी, तो एक रिवॉर्ड के तौर पे ये ओहदा जो है, वो दिया जाता है। इट्स मोर ऑफ अ टाइटल। सही। तो इसमें एज़ सच कोई एडिशनल पावर्स नहीं होती हैं। हमारे यहाँ 2 फ़ील्ड मार्शल देखे गए, अयूब खान साहब। और अयूब खान साहब को जो फ़ील्ड मार्शल का ओहदा मिला, वो सदर पाकिस्तान थे और 65 की जंग के बाद मिला। और सैयद आसिम मुनीर साहब को जो एज़ाज़ी तौर पे फ़ील्ड मार्शल का ओहदा दिया जी। गया है। तो थोड़ा-सा बता दें कि दुनिया में फ़ील्ड मार्शल का ओहदा कितने लोगों को दिया गया है और इसकी तारीख़ क्या है? देखिए, फील्ड मार्शल इज़ इट्स ये एक जैसे मैंने कहा कि एक रस्मी ओहदा है जी। या ये एक इतराफ़ होता है किसी आपके जनरल की, वो आर्मी का हो, एयर फ़ोर्स का हो, नेवी का हो, उसने अगर कोई ज़बरदस्त कारकर्दगी की है, ख़ास तौर पे अगर किसी वॉर में। अच्छा, वॉर के अंदर जो छोटी-छोटी बैटल्स होती हैं, बैटल्स में भी जिसकी हुँ। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि दूसरी जंग-ए-अज़ीम में न सिर्फ़ जर्मनी के बहुत फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल रोमेल का नाम ओके। आपने सुना जी, होगा। जी, बिल्कुल। इसी तरह अमेरिकन साइड जो ब्रिटिश की साइड के भी बहुत सारे फील्ड मार्शल थे। हुँ, क्योंकि 6 साल के ऊपर मुहित थी वो दूसरी जंग-ए-अज़ीम। हुँ। बहुत सारी बैटल्स हुई, करोड़ों जानें गईं उसमें। उसमें बहुत से शहर और मुल्क जो थे वो फ़तह हुए, वापस हुए। तो 6 साल के ऊपर मुहित थी, जी, जो कि 1939 में शुरू हुई और 45 में जब वो एटम बम गिराए गए हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, फिर जाके ख़त्म हुई। ठीक। तो चूँकि उसका दौरानिया बहुत था, तो उसमें बहुत ही कमाल की बैटल्स भी हुई हैं, जहाँ विक्ट्रीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं, वहाँ पे शिकस्त भी बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं। जी। तो उस जंग की के दिनों में बहुत ज़्यादा आप जो मैक्सिमम नंबर आप कह सकते हैं फील्ड मार्शल का, वो उस वॉर में थे। उस फ़ॉर्म से। ये हाँ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो रैंक है, ये तो हम जानते हैं कि ये 5 स्टार रैंक का जी। एक ऑफ़िसर होता है। इसी तरह का रैंक एयर फ़ोर्स में भी दिया जाता है, नेवी में भी दिया जाता है या सिर्फ़ ये एक एज़ाज़ी रैंक है, एक ही शख़्स को दिया मिलता जा है? सकता है, दिया जा सकता है। देखिए, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है। इसका इक्विवेलेंट मैं आपको बताऊँ कि फील्ड मार्शल एक 5 स्टार
रैंक है। और आर्मी चीफ का लेकिन रैंक आप कितना होता रैंक है? और ओहदे को मिक्स ना करें। ओके, ठीक है। जैसे मानेक शॉ जो इंडियन थे फील्ड मार्शल, हुँ, वो उनकी आर्मी के कमांडर थे। ठीक, लेकिन उनका ओहदा क्या था, उनका रैंक क्या था, वो फील्ड मार्शल था। ठीक। अब इसके इक्विवेलेंट अगर आपने एयर फोर्स में देखा जाए तो उसको हम कहते हैं मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, मार्शल ऑफ द ऑफ द एयर एयर फोर्स, फोर्स, 5 ओके। स्टार। ये भी 5 स्टार रैंक ये भी होता 5 स्टार है। है। हुँ, और अगर नेवी में किसी को ये एजाज़ दिया जाता है तो उसको एडमिरल ऑफ द फ्लीट कहते हैं। एडमिरल ऑफ द फ्लीट, अच्छा, ओके। लोगों को शुगु को शुबहात हैं कि शायद इसका मतलब होता है कि ताहयात वो एज नेवल चीफ या एयर चीफ या आर्मी चीफ कंटिन्यू करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आपकी मुद्दत मुलाजमत जो भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में या जिस भी मुल्क की आप फोर्स में हैं, वो जितनी है उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। हुँ, लेकिन ये ऐसा होता है जिसके सामने रिटायर्ड लिखा नहीं जाता। हुँ। यानी ये एजाज ताहयात तादम एक मर्ग। अतादम मर्ग, हाँ, आप आपके पास रहता है। जैसे अमेरिका में इंग्लैंड में अगर आप देखें तो क्वीन या किंग किसी को नाइट करते थे, नाइटहुड होती थी, एक्टर्स भी थे उसमें, जी, उनको सर का खिताब दे दिया जाता था। ठीक। पार्टीशन से पहले सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हुँ, हाँ, सर जफर अली खान, ज़फ़र अली खान। सर जो टाइटल दिया जी, जाता था, तो वो उनके साथ वो टाइटल ताहयात रहता है। हाँ, सही। लेकिन उसकी कोई रिटायरमेंट के बाद उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि ऑनर दी है ना, हुँ, एक कौम ने उनको ऑनर दी है। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो ताहयात अपनी सर्विस के कमांडर रहेंगे। कमांड रहेंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि क्या ये आगे चलकर मुलाज़मत में तोज़ी कर सकते हैं मिसाल के तौसीह तौर पे? अलग चीज़ है, ओके। दोनों अलग हैं, हुँ, दोनों अलग हैं। तौसीह एज़ अ जनरल जो 4 स्टार होता है उसको भी दी जा सकती है। ठीक। और जैसे हमारे अभी रिसेंटली जो हमारा जो टेन्योर होगा सर्विस चीफ्स का, उसको कर दिया गया है 5 इयर्स। तो ये पार्लियामेंट का काम है और गवर्नमेंट का काम है। तो तौसीह का ताल्लुक इस ऑनरेरी रैंक से नहीं है। हुँ, ये एक इज्जत अफजाई है आपके तीनों सर्विस के किसी भी ऑफिसर की जो चीफ लेवल के हों और उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो। जैसे हमारा अभी ये इस इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ में जिस तरह हमारी एयरफोर्स की जी, परफॉर्मेंस मैं रही वहीं है, पे आ रहा हूँ सर। आर्मी की रही है और इवन नेवी की रही है, क्योंकि जी, नेवी ने भी पोस्चरिंग की समंदर में। बिल्कुल। नेवी ने सिर्फ अपने पोस्चर से इंडियन उनका जो विक्रांत शिक्रांत था उसको 400 नॉटिकल माइल से आगे नहीं आने दिया। आगे नहीं आया। वो जो कह रहे थे कि हमने कराची पोर्ट तबाह कर दिया, वो सब मुझे उस पर ज्यादा भी दुख था लाहौर की बंदरगाह तबाह होने का। लाहौर की बंदरगाह जी, हम जी, साहिल समुंदर पे हैं इस वक़्त जो इंडिया में इंडियन इंडियन के नक्शे पे आता है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और उससे जी, पहले मार्का जो एयर फ़ोर्स का मार्का था हमारे जी। जब जिसमें हमने राफ़ेल जैसे हथियारों को गिरा दिया। हाउ यू सी इट? क्या वो दिन था 7 और 8 मई की रात क्या वाक़या था जिसने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया? कुछ इनसाइट्स हमें डीप इनसाइट्स जो आपके पास हैं, जो आज तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आ सकी, वो दें ज़रा। मैं इतना कहूंगा कि ये जो कुछ पहली रात हुआ जब हमने इनके राफेल गिराए, राफेल के अलावा दूसरे तैयारे भी गिराए, अब तो सबके मलबे मिल गए हैं और इंडियन सोशल मीडिया दिखा रहा है। दिखा रहा बिल्कुल, परवीन सावनी ने सबसे जी, पहले जी। उनको किया था, उन्होंने बिल्कुल। दिखाया, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इसके बारे में मान क्यों नहीं रहे? एक बठिंडा पे गिरा है, एक यहाँ गिरा है, एक यहाँ गिरा है और ये राफेल के वो है। तो देखिए ये दुनिया की तारीख में पहली जंग है जिसमें 4th जनरेशन के हथियार इस्तेमाल हुए। ठीक। भले वो मिसाइल हों सरफेस टू सरफेस, हुँ, एयर टू एयर मिसाइल हों या तैयारे हों। हुँ, इनमें से कोई भी 4th जनरेशन से कम नहीं था। ठीक। J-10 है ऑलमोस्ट 5 जनरेशन का, वो 5th जनरेशन का वो जहाज है। राफेल भी इज़ अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट। ओके, तो पहली बात तो ये है कि इंसानी तारीख में, जंगों की तारीख में ये पहली जंग है। और फिर किसी ने कहा कि जी राफेल पहली दफ़ा जंग में गिरे हैं। मैंने कहा इससे पहले राफेल का टाकरा ही किसी से नहीं हुआ। टाकरा ही किसी से नहीं हुआ। अगर उसको इज़राइली इस्तेमाल कर रहे हैं, निहत्ते फ़लस्तीनियों पे बमबारी करने में, उनके सामने तो कोई है ही नहीं। हुँ, अगर नेटो के मुल्कों ने आके अमेरिका के साथ कहीं अफ़गानिस्तान में, इराक में किए, उनके सामने तो कोई था ही नहीं। हुँ, ना लीबिया में था, ना यमन में था, ना सीरिया में था। तो वो तो अपनी जैसे प्रैक्टिस शूटिंग रेंज के ऊपर काम करने वाली बात है, उसमें कोई प्राइड वाली बात ही नहीं थी। हुँ, सही। तो यहाँ पे जब उनका टाकरा हुआ
और टाकरा भी हुआ। JF-17 और पाकिस्तान नहीं, पाक फिजाइया से, पाक लेट्स से फिजाइया से। हाँ, JF-17 अपनी जगह, J-10 अपनी जगह, वो एक PL-15 अपनी सेइंग भी जगह। है ना कि राफेल इज अ ब्रिलियंट जेट बट इफ एम्प्लॉयड वेल। इफ एम्प्लॉयड वेल। प्रॉपर्ली वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट। बल्कि मैं कहूं कि इवन जो हमने 2019 में अभिनंदन का वो पुराना जिसको मिग 21 कहते थे गिराया, तो वो मॉडिफाइड था, फोर्थ जनरेशन, ओह। मॉडिफाइड बाय द इजराइलीज। और इजरायली टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि हम उनसे भी ज्यादा जबरदस्त हैं। किसी को ये गुमान नहीं था। इवन हमारे अपने, मैं कहता हूँ, जो बहुत पहले के रिटायर्ड हुए वेटरन्स हैं, जी। उनके लिए भी एयरफोर्स का ये जो आउटकम आया है, ये बिल्कुल उनके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। सही। सर, इसमें हम ये क्या समझते हैं कि एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद साहब को बहुत पज़ीराई मिल रही है और बहुत वो उनको पसंद किया जा रहा है, और चीफ मार्शल सिद्धू साहब को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। कितना अहम रोल था उनका इस सारी जंग के अंदर? देखिए, क्रेडिट हो डिस्क्रेडिट हो, वो जाता है कमांडर को। सो ये एयर चीफ मार्शल का क्रेडिट है कि जिस तरह आपने अपनी फोर्स को तैयार किया। बाकी सारे प्लानिंग करने में बहुत लोग शामिल होते हैं। औरंगजेब साहब का ये फायदा हुआ, कौम की लड़कियों को एक क्रश मिल गया है, ऐसा ही है ना? आप भी ठीक। जेलस फील कर रहे होंगे? नहीं, नहीं सर, नहीं। मेरे वॉर हीरो हैं वो। तो बिल्कुल मैं ऑन अ लाइटर साइड में कह रहा हूँ, एक क्रेडिट एंड एवरीथिंग गोज टू द कमांडर, जिस भी फोर्स का हो। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने अपनी फोर्स की ट्रेनिंग कैसी की है, हुँ, उनको जो इक्विपमेंट मिला है, वो राफेल है या J-10 है, उसकी ट्रेनिंग कैसी की है। हुँ, फिर आज की जो बैटल है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। हुँ, ये वो पुराने ज़माने की डॉग फाइट नहीं है, एक जहाज़ वर्सेस एक जहाज़। हुँ। एक पैकेज है पूरी। जैसे अभी आपने देखा, आपका ये जो जो भी डिजिटल या ये सेक्शन है, जी, यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल, एक स्क्रीन के ऊपर अच्छी चीज़ लाने के लिए। बिल्कुल। बस ये यही काम है। एग्ज़ैक्टली। तो ये पूरी टीम की कॉम्बिनेशन है, कोई एक भी अपना काम नहीं करेगा, तो आपके चैनल के ऊपर तस्वीर नहीं आएगी, हुँ, या जिस तरह आनी चाहिए वैसी नहीं वैसी आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल। भले वो तस्वीर हो, भले वो खबर हो, भले वो एनालिसिस हो। तो एयर में भी और इवन ग्राउंड के ऊपर भी ये हो गया। और फिर इसमें चूंकि आप बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, हुँ, एआई आ चुका है, जैमर्स हैं, काउंटर जैमर्स हैं, सेटेलाइट्स हैं, इन सब की जो इंटीग्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। हुँ, आपके पास बेहतरीन जहाज हो, हुँ, मैं इसलिए एग्जांपल देता हूं, हम दोनों ने कहीं पे जाना है, आपके पास फिरारी है, हुँ। मेरे पास चिंगची है, मेरे पास जीपीएस लगा हुआ है, आपके पास नहीं है, नहीं, नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा, आपको परेशानी होगी। परेशानी होगी, तो ये एक बिल्कुल। छोटी सी एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे भी मैटर करता है। और लेकिन उसके साथ मुझे जीपीएस को इस्तेमाल करना आना हुँ, चाहिए, है। ये भी ज़रूरी है। जीपीएस होना नहीं, जीपीएस को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हमारी एयर फोर्सेस के बीच में, कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास थी। हमें मानना पड़ेगा कि जो S-400 है, दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। जी, बिल्कुल। जो ब्राह्मोस है, वो बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल हो। वो है, जी। ठीक है? तो लेकिन उसकी इंटीग्रेशन, उसको दूसरों की या एनिमी की जो डिजिटल कैपेबिलिटी, उससे बचाना, अपनी डिजिटल कैपेबिलिटी को एनहांस करना, ये सारा मैटर करता है, जिसमें हमारी एयरफोर्स ने उसके साथ इंटीग्रेशन, चूंकि जब स्पेस में कोई भी चीज़ आती जाती है, जी। वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल जाए, वो एयर टू एयर जाए, एयर टू सरफेस जाए, हुँ, उसमें पूरी एयर स्पेस में एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे जहाज गुजर रहे हैं और हमारी ही लैंड फोर्सेस ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल मारे और वो खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। हुँ। तो ये बड़ी गज़ब की चीज़ है जो माशाल्लाह हमारी फोर्सेस ने बहुत कमाल किया। और एयर फोर्स का क्रेडिट इट गोज़ टू द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एंड हिज टीम। आप क्या समझते हैं कि अभी जो 2025 की वॉर थी, एआई जिस तरह से ताकत पकड़ता जा रहा है, आगे आने वाली जंगों का फ्यूचर क्या है? और पाकिस्तान को कितनी जंगों का पानी के मसले के ऊपर कितनी जंगों का सामना करना पड़ सकता है? आगे आने वाली जंगें जो हैं, उनका फ्यूचर क्या सारा का सारा एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुनहसर है? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लें, आप पेंटियम 1 की बात कर लें, 2 की बात कर लें, एवरी डे आप देखें ना, अब तो आपका जो मोबाइल है, वो भी 2-4 दफ़ा अपग्रेड के बाद नहीं चलता है। जी। कोई ऐसी ऐप आ जाती है कि आपको मोबाइल चेंज करना पड़ता है। तो ये जितनी रैपिडली जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसमें अगर आप पीछे रह गए, तो आप वॉर में
पीछे रह गए, वेरी ठीक। सिंपल। और इस वॉर में जैसे हमने प्रूव किया है, और फिर हमने लेट मी अश्योर यू कि हमने अपने पूरे कार्ड नहीं दिखाए। जी। ये नहीं है कि ये जो दिखा दिया और मार्शल औरंगजेब ने आके वो ब्रीफिंग दे दी, वो यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये नो, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम्म। तो और उसमें लेकिन मसलसल एवरी डे जो भी डेवलपमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, एआई में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर में, काउंटर काउंटर मेजर्स में, हम्म। वी हैव टू स्टे अब्रेस्ट। और आई थिंक वी आर डूइंग गुड, वी हैव गुड फ्रेंड्स लाइक चाइना। How we defeat and how we destroyed S-400, the Russian giant, जिस पर इंडिया को बहुत नाज था। क्या इसमें एआई का रोल था? बिल्कुल। और कैसे हमने एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जो 80 मिसाइल बेक वक्त 80 अहदाफ को निशाना बना सकता था? जरा इस पर डीप इनसाइट दीजिएगा। देखिए, मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा बगैर किसी टेक्निकल डिटेल में गए कि ये सारी चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर कंट्रोल होती हैं। उस मिसाइल ने अगर वहाँ से एक जगह से पॉइंट ए से निकल के अपने टारगेट की तरफ पॉइंट बी की तरफ आना है, उसको गाइडेंस चाहिए। हम्म। ठीक ठीक। है। ठीक। पुराने ज़माने में बंदूक होती थी, सामने बंदा खड़ा है, उसका निशाना लिया और फायर किया। जी। अब आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर हमने उनके किसी एयर बेस को मारना है जो कि 150 मील या 200 मील दूर है, दूर है। हमें वो नज़र नहीं आ रहा, तो हम्म। कैसे मारेंगे? इसके एक गाइडेंस है। वो गाइडेंस सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सही। पहले होता था कि आपने कुछ उसको सेलेक्ट किया, टारगेट की तरफ फेंक दिया। फिर अपग्रेड हुआ कि इसको मिड कोर्स, देखें बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, रास्ते में बहुत तेज़ हवा हो सकती है, उनके इंटरसेप्टर हो सकते हैं। तो आपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया कि इसको मिड कोर्स गाइडेंस, यानी रास्ते में जाते हुए भी इसको गाइडेंस मिले। ठीक। और फिर आपने ये किया, अब जो सिचुएशन है इसको ABC कहते हैं। एक जो है वो टारगेट आपको, यू आर द शूटर, हम्म। वो आपको टारगेट इंफॉर्मेशन देता है डिजिटली, आप फायर करते हैं बी, और सी जो है उस आपके फायर किए हुए वेपन को मेक श्योर कि इसको मैं डिजिटली सैटेलाइट से जैसे भी इसको गाइडेंस दूं और ये जाके अपने टारगेट को हिट करें। हिट करें। तो ऐसे ही हमने, हम्म। और उसके लिए ज़रूरी है कि देखें, दो दुश्मन का है ये जो टारगेट है, वो भी इसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली डिफेंडेड है, उसको भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोई मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है। तो बिल्कुल। पहले तो आपने उसको अंधा करना है। ओके। तो बस लेमैन में समझ लीजिए, उसको अंधा किया अंधा किया और उसके बाद आपने उसको हिट किया, और रिजल्ट हमारे रशिया की भी सामने। थोड़ी सी हो गई उसमें। सर, आप पायलट्स को भी ट्रेन करते हैं। ये सवाल मैंने कभी नहीं पूछा और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं इंतज़ार कर रहा था आपका कि मैं आपसे ये पूछूं सवाल। आप पायलट्स को ट्रेन करते हैं, जी। आप टीचर भी हैं पायलट्स के। इंडियन एयरफोर्स फ्रांस से जो है टेक्निक हासिल करके आई थी जब राफेल उनके पास आए थे, फ्रांस से वो तैयार होके आए थे। क्या गलती कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स वाले, और क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसी गिदर सिंगी है कि हमारे पास ऐसे जज्बा ईमानी तो है ही, ऐसे टेक्निकल पायलट्स हैं जो पूरी दुनिया को मात दे देते हैं? एक बात तो आपने कह दी, जज्बा ईमानी और अल्लाह की रहमत शामिल होती, ये जी। ये तो बुनियादी चीज़ है। आपने ट्रेनिंग की बात की, तो अगर हम जाते हैं जब आज़ादी मिली, पाकिस्तान इंडिया दो मुल्क बने अलग अलग, तो उस वक्त तक हम सब की मुश्तरका ट्रेनिंग थी गोरों से, गौरव सर तो रॉयल एयरफोर्स की रॉयल ट्रेनिंग थी। एयरफोर्स। उसके बाद ये हुआ कि हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया अमेरिकन वॉरफेयर के साथ। ठीक। हमारे पास जहाज़ भी अमेरिकन आना शुरू हो गए, और इंडिया उस वक्त तक पॉलिटिकली देखा जाए तो वो ज़्यादातर सोवियत या रूस के ब्लॉक में था। ठीक। उनकी जो वॉर फाइटिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो हमारे पास जहाज़ आए, जो सेबर थे, जो 65 वॉर में हुए, स्टार 104 थे वो हुए। तो वो उसमें जो थी स्किल पायलट के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ज़ोर होता था। ठीक। लेकिन एक चीज़ बुनियादी तौर पे रही है कि हमने शुरू से देखा कि हमारे पास जितने जहाज़ हैं, इंडिया के पास उससे 3 गुना जहाज़ हैं। अब ठीक। भी ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी भी तो ऐसे ही है। हमारे लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि उनके पास 1000 जहाज़ हैं तो हम भी 1000 खरीदें। पहली हम्म। बात तो ये खड़े कहाँ करेंगे। दूसरी बात, आपकी एक लिमिटेड एयर स्पेस है। हम्म। हमारे पास। उस एयर स्पेस पे अगर आप ज़्यादा, ये ऐसी है जैसे आप डक शूटिंग के लिए जाते हैं,
तो अगर आपको बेतहाशा डक्स नज़र आ रही हैं, एक हज़ारों का झुंड जा रहा है, तो आपके एक फायर से 10 गिर जाती हैं। 10 गिर जाती हैं, तो बिल्कुल। वो आपने नहीं करना है। तो उसमें फिर हमने क्या शुरू से रखा कि हमने ट्रेनिंग ही इस तरह की है कि हम 2 जाएँगे तो आगे से 6 मिलेंगे। अच्छा। तो आपकी तरबियत ही उसी तरह होती है। लेकिन अब इसमें आ गई है टेक्नोलॉजी। हुँ, अब वो 2-6 वाली बात जो है उसमें जब पलड़ा भारी हो गया टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी हमेशा से रही है, लेकिन अभी जो ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ गई है, जैमर्स आ गए हैं, काउंटर जैमर्स आ गए हैं, फिर आपके एयरबोर्न रडार आ गए हैं। जी। एक ज़माना था जब सिर्फ़ ज़मीन के ऊपर रडार होते थे, उनकी लिमिटेड रेंज होती थी। हुँ, अब वो आ गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपके जितने एसेट्स हैं, इनको कितनी खूबसूरती से इंटीग्रेट करते हैं। फिर वही मिसाल दूँगा आपके डिजिटल मीडिया रूम की। जी, बिल्कुल। आप कितने अच्छी इंटीग्रेशन है और वो करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नज़र आएगा। नज़र आएगा। सर अब हम बात करते हैं पाकिस्तान ने अंदरूनी भी काफ़ी जंगें लड़ी। जी। 1971 के अंदर 1971 से अगर शुरू करते हैं पाक भारत जंग में, उसमें थोड़ा-सा बताइएगा कि एयर फ़ोर्स का कितना अहम रोल था? गो के हमने ईस्ट पाकिस्तान को लूज़ तो कर दिया, जी। हमें एक ज़ख्म तो लगा, लेकिन हमारी एयर फ़ोर्स ने कैसे उस जंग के अंदर भी अपनी महारत दिखाई थी? 71 में जो भी हुआ उसकी पॉलिटिकल साइड पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। लेकिन येस, एक सबसे बड़ा जो हमें डिसएडवांटेज था कि हम दोनों हिस्से 1000 मील आपस में उनमें फ़ासला था। हुँ, और हमारी तो नॉर्मल पीस टाइम में जो फ्लाइट्स और चीज़ें भी वो इंडिया के ऊपर से गुज़र के जाती थी। जब जंग हुई जो कि प्लान्ड थी, जो कि इंडिया ने प्लान किया था, ये हमेशा से रॉ और ये सारा कुछ यही करते रहे। तो यस, इट वाज़ अ मिसफॉर्च्यून एंड मिसहैंडलिंग दैट। लेकिन अब एयर फ़ोर्स की बात करते हैं, तो मैं आपको एक नाम बताता हूँ, चक यीगर। चक्कीगढ़। चक यीगर दुनिया का पहला पायलट है, अमेरिकन था, जो कि आवाज़ की रफ़्तार से ज़्यादा जिसने पहली दफ़ा जहाज़ उड़ाया, जिसको सुपरसोनिक कहते हैं। अब सुपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक की बात होती है। 5 आवाज़ की रफ़्तार से 5 गुना से ज़्यादा अगर कोई चीज़ ट्रैवल करे, उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। वो पहला शख़्स था। 71 वॉर में चक यीगर, ही वाज़ अ ब्रिगेडियर। हुँ, ही वाज़ अमेरिकन एयर एडवाइज़र इन पाकिस्तान। हुँ, आप सिर्फ़ गूगल करके उसकी वेबसाइट पे चले जाएँ, ही इज़ पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक। तो आप देख लें कि चक यीगर अबाउट पाकिस्तान एयर फ़ोर्स। हुँ, उसके मुताबिक 71 में जितने भी ऑड्स थे हमारे खिलाफ, ठीक। हमारे सिचुएशन अगेंस्ट थी हमारे, पाकिस्तान एयर फोर्स की परफॉर्मेंस वाज बेटर देन पाकिस्तान एयर फोर्स परफॉर्मेंस इन 1965 ओह! 1965 की जंग से भी से ज़्यादा भी बेहतर थी। बेहतर थी। सर क्या आपने एक इनसाइट दी है हमें। और पाकिस्तान एयर फोर्स तो हमेशा आपको शायद आइडिया नहीं है कि 1959 में ईद वाले दिन इंडिया का एक कैम्बरा जहाज जो कि जासूसी के लिए एंटर हुआ 1959 में। 1959 में, और ईद का दिन था, उनका ख़्याल था कि पाकिस्तानी कोई सवैयाँ-शवैयाँ खा के सो रहे होंगे, हुँ, तो हम आएँगे, रिकॉग्निशंस करेंगे। हमारे पेशावर से 2 जहाज़ उड़े, जूनियर ऑफ़िसर थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और उनको कंट्रोल कौन कर रहा था? एक सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर पायलट ऑफ़िसर रडार पे, वो पुराना जंग-ए-अज़ीम का रडार हुँ, बैठा हुआ था। हुँ, उसने जहाज़ों को टेक ऑफ करवाया, जहाज़ों ने जाके उस कैम्बरा को शूट डाउन किया ईद वाले दिन। ईद वाले दिन। उसमें 2 बैठते थे, एक नेविगेटर और एक पायलट। हुँ, दोनों को गिरफ्तार किया, और यानी कि इवन पीस टाइम में ईद वाले दिन भी एयर फ़ोर्स उतनी ही तैयार होती तैयार है। होती है। तो आप सोचिए कि जब ये सारा कुछ पहलगाम हुआ, तो फिर हमारा रेडीनेस का लेवल क्या क्या होगा? होगा? सर मैं ये बात जानना चाहूँगा 1959 से इंडिया जासूसी के लिए अपने तैयारे भेजा है। जी। अभी भी उसने इंडिया ने ड्रोन्स भेजे और 88 के करीब ग़ालिबन जी, 89 के करीब हमने उनके ड्रोन्स गिराए। इट्स अ बिग नंबर। सब एक नंबर। ये इन ड्रोन से इंडिया हासिल क्या करना चाहता था? और हमारे शहरों की मालूमात तो हासिल करना चाहता था। हुँ। लेकिन इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ ये ड्रोन्स भेज के? इंडिया को एक और महाज़ पे बेइज़्ज़ती मिली, हज़ीमत मिली, और उसके साथ इज़राइल को मिली जिसके बनाए हुए थे और जिसने प्रोग्रामिंग की थी इनकी। ये सारी चीज़ें इंडिया अकेले नहीं कर रहा था। जो उससे पहले जिस रात को राफ़ेल और मिराज और उनके वो दूसरे जहाज़ गिराए हैं, उसकी प्लानिंग में भी इनके इज़राइली एडवाइज़र्स मौजूद थे। जी। और इस उसके जब वो फ़ेल हुआ, तो वो ड्रोन्स की तरफ आ गए। देखिए, ड्रोन्स के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और कुछ लोगों को हमारे भी था कि शूट डाउन क्यों नहीं किया, नज़दीक क्यों नहीं क्यों जी, आए वो हैं, यहाँ तक क्यों आने अ, दिया। वो बातें भी हमने देख लीं।
उनका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल होते हैं। एक तो ये कि आप एक छोटी चीज़ भेज के अगर हम बड़े मिसाइल से उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, हर मिसाइल जब फायर होता है वो अपना एक सिग्नेचर छोड़ता है। सिग्नेचर छोड़ जिसको आप कह लें कि वो उसका हीट का एक हीट सिग्नेचर होता है, आईआर सिग्नेचर है, फिर उसका अगर कोई डिजिटल चीज़ है उसका सिग्नेचर है। तो क्या होता है, ये जो ड्रोन आ रहा है इसके आगे सेंसर लगा हुआ है। अभी भी मैं एक देख रहा था, किसी कबाड़िए के पास वो बिक रहा था, उसका हम्म। कैमरा भी उसने निकाला हुआ था। वो कैमरा भी निकाला हुआ था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वापस भेजता है। आपने एक छोटे से ड्रोन को जो $1,500-2,000 का उसको गिराने के लिए अगर आपने $2 लाख का मिसाइल चला दिया, और मिसाइल आप अकेला नहीं होता, बैटरी होती है पूरी। बैटरी होती है पूरी। तो क्या होगा कि उधर somebody is watching to launch, कि ये जैसी इंफॉर्मेशन गई कि यहाँ पे इनके मिसाइल्स हैं तो वहां से आएगा एंड you'll get lost. So we had to wait. We had दैट्स व्हाई वी सॉफ्ट किल द दैट्स वाई ड्रोन्स। हम सॉफ्ट किल के लिए गए, हार्ड किल भी की, गन्स के साथ की, छोटी जो तैयारा शिकन गन्स होती है उनके साथ की। और फिर बाद में तो आपने देखा होगा कि बड़ी सिंबॉलिक आइकॉनिक वो पिक है कि एक फौजी जो है अपनी गन से शूट डाउन कर रहा है और उसके साथ सिविलियन भी खड़े हुए हैं। जी। तो इनके फिर इनमें एक होते हैं कामाकाजी ड्रोन्स। कामाकाजी। कामाकाजी में वो थोड़ा सा वो जैसे ये नहीं होते ग्रेनेड टाइप, जी जी। इसमें थोड़े ज़्यादा साइज का वो लगा देते हैं। उसका मतलब ये ज़्यादा न्यूसेंस होती है इनकी, ये छोटे ड्रोन्स की, इनकी ज़्यादा न्यूसेंस वैल्यू होती है। कामाकाजी वही जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो कामाकाजी एग्जैक्टली इज खुदकश। खुदकश। ठीक। कामाकाजी इज जापानीज वर्ड। जापानीज वर्ड। जैसे जापानीज पायलट थे, कामाकाजी पायलट थे, वो जाते ही थे कि जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पे किया था जी। कि दे विल, वो बॉम्ब नहीं गिराते थे कि बॉम्ब तो इधर उधर जा सकता दे है, विल सुसाइड दे विल सुसाइड पायलट, दे विल हिट दी, और ओके। उन्होंने बड़ा नुकसान किया पर्ल हार्बर में अमेरिकन का। जी। तो कामाकाजी ड्रोन्स भी ऐसे होते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। हम्म। लेकिन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि इसमें भी हमने इनके कुछ जो थे उनके कंट्रोल सिस्टम को हैक करके हमने लैंड भी करवाया। वॉर ऑन टेरर ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब में, ऑपरेशन राह निजात में एयरफोर्स का क्या रोल था, और उसमें हमने पाकिस्तान को, एयरफोर्स ने, हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से किस तरह और कब कब निजात दिलवाई। अब दहशतगर्दी के खिलाफ जो मेजर ऑपरेशन शुरू हुआ था 2009 में शुरू हुआ था। आपको जी। याद था एक टाइम के ऊपर सवात और सारे एरियाज यहाँ तक जो थे टीटीपी और दो दहशतगर्द थे ये पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले 2009 में भी जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके इनके जो हार्ड देखें, आर्टिलरी, अब जो ज़मीनी फ़ौज होती है उसको हर चीज़ पहाड़ी इलाके में नज़र नहीं आ रही होती, हम्म। पहाड़ होते हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन होता है। तो सबसे पहले एयरफोर्स उन टारगेट्स को हिट करती थी, हम्म। मेजर नुकसान एयरफोर्स करती थी, फिर हमारे ट्रुप्स जाते थे। तो उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बड़ी दोनों फोर्सेस की एक इंटीग्रेशन थी, सिनर्जी थी जिसके साथ किया। अब देखिए लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जी इंडिया को तो हमने ये कर दिया, लेकिन दहशतगर्द आपके अराउंड आप जैसे हुलिये वाले लोग होते हैं। हम्म। इंडिया जो है इस लाइन के, हमारे बॉर्डर को, वो हवा में हो, ज़मीन पे हो, समंदर में, इसके पार बैठा हुआ है। लाइन क्लियर है। लाइन क्लियर है, पता है कि ये इसके अक्रॉस जो बैठा हुआ है ये दुश्मन है, दुश्मन है। तो उसको हिट करना, उससे लड़ना ईजियर। हम्म। यहाँ पे जो ये दहशतगर्द होते हैं जिनको रॉ वाले जो पालते हैं या पैसे देते हैं, ये इनके हुलिये वही होते हैं, इनके लिबास वही होते हैं। फिर ये जो टेरेन है ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का और केपीके के कबायली इलाकों का, ये बड़ा मुश्किल टेरेन है। हम्म। इसमें वो एम्प्लॉय करते हैं टेररिस्ट जो अंदर के छोटे-छोटे रास्तों से वाकिफ़ होते हैं। तो उनके पहाड़ी लिए कहीं रास्तों से। जहाँ पे कोई एक माइन बिछा देना हम्म। और बारूदी सुरंग बिछा देना, या कोई आईईडी लगा देना, या कहीं एक रिमोट कंट्रोल लगा के बैठ जाना छुप के, और जैसे कोई काफिला गुजरा तो ये बड़ा मुश्किल होता है इनको कंट्रोल करना। लेकिन आई थिंक अब इनकी भी आपने देखा होगा रिसेंटली कि हमारी जो ड्रोन्स के साथ इनको एरियल कवरेज भी दी जाती जी। है। लेकिन आई होप कि अब इनका मेरे नज़दीक मुकम्मल कला कमा करने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया। और वो एयरफोर्स की इसमें मदद एक से और होगा। रिस्ट्रिक्शन आ जाती जी। है ख़ावर के, कई दफ़ा ये लोग सिविल आबादियों में छुप के वार करते हैं। सही। हमने बहुत दफ़ा देखा, इवन उस वक्त भी 2009-10 की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे हेलीकॉप्टर्स या कोई जाते थे तो इन्होंने बच्चों और औरतों को ढाल बनाया होता था, नज़र हम्म। आ रहा होता था, हेलीकॉप्टर बता रहा होता था कि यहाँ पे, या हम बता रहे होते थे कि यहाँ से आपको जो है ना फायर आ रहा है आपके ऊपर। हम्म।
लेकिन हमारे अपने ही जो थे वो सोल्जर या पायलट्स बताते थे कि वहाँ पे तो औरतें और बच्चे उन्होंने बैठाए हुए हैं। कैसे? तो ये एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है क्योंकि आपको कोलैटरल डैमेज तो होता है, हुँ, लेकिन इंटेंशनली जब आप देखते हैं कि वहाँ पे औरतें और बच्चे हैं, फिर आप ये काम नहीं करते। काम नहीं कर सकते। तो ये भी एक मुश्किल आ जाती है। सही। सर इस वक़्त जो पाकिस्तान को अंदरूनी ख़तरात हैं आप ये समझते हैं कि जो बीएलए जिस तरह से बार-बार बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा कर रहा है इंडिया की तरफ से तो ये शवाहिद हैं और जी, जी, जी। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि इंडिया कैसे उनको सपोर्ट यस, कर रहा है। यस। तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान एयरफ़ोर्स इस चीज़ को कैसे ओवरकम करेगी और कैसे बीएलए से और ऐसी मिलिटेंट जमातों से हमें निजात मिल सकेगी? देखिए, एक तो पॉलिटिकली जो भी हमारी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, उनको आई एम श्योर वो अपने महाज पे भी काम कर रहे हैं कि जो सेनर एलिमेंट्स हैं देखिए आम सबसे ज़्यादा कौन तंग आता है? जो लोकल रहने वाले होते हैं। जी, आज खुशदार में हुआ है एक बच्चों की बस के ऊपर हुआ है। हुआ है, तो बिल्कुल। कितनी फैमिलीज़ हैं जिनका नुकसान हुआ है? वो क्यों चाहेंगे? और उसमें अब आई थिंक कि अब एयरफोर्स और आर्मी और ये मिल के गवर्नमेंट मिल के इनको बड़ा सख्त स्टांस करना पड़ेगा और कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ हमारे जो जिसको मैं कहता हूँ कि सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जी, जिनको टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स नज़र आते हैं, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ बच्चे शहीद होते हैं, हमारे आर्मी के सोल्जर शहीद होते हैं, एफसी के सोल्जर शहीद होते हैं, उनके राइट्स नज़र नहीं आते। हुँ, ये थोड़े से जो अंदरूनी हमारे ऐसे नज़रियाती एलिमेंट्स हैं, जो सियासी अपने बुग़्ज़ की वजह से सही, भई आप अपनी सियासत को अलग रखें। जहाँ मुल्क को कोई नुकसान पहुँचाता है उसके लिए हमें हमें यूनाइटेड होना चाहिए हुँ, और उन लोगों को भी आप मीडिया वालों को चाहिए कि उनको एक्सपोज़ करें और उनको आपका काम है कि इस तरह की जो प्रोपेगेंडा फैलाने से रोकें। राइट्स बुनियादी तौर पे उनके होते हैं जो अपने फ़राइज़ भी अदा करते प्राइज़ हैं। भी अदा करते हैं। सर फ़िलहाल तो हम इसको इख्तिताम की तरफ जाते हैं बस लास्ट मिनट्स हैं। फ़िलहाल तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीज़-फायर हो चुका है हुँ, और विल इंडिया रिस्ट्रेन द सीज़-फायर और अगर इंडिया सीज़-फायर को हुँ। ब्रेक करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे? इंटरनेशनल लॉज़ को तो वो ब्रेक करेगा ही, कर भी रहा है। तो सीज़-फायर बरकरार रहेगा? नेवर ट्रस्ट नेवर ट्रस्ट इंडियन दिस गवर्नमेंट पर्टिकुलरली जो कि बीजेपी की है, जो कि हिंदुत्वा की है, जो कि आरएसएस की है। हुँ, मैं तो हर जगह कहता हूँ कि मैं तो हैरान हूँ कि ये न 6 बरस अपनी बेइज़्ज़ती का बदला लेने के लिए इसने इंतज़ार कैसे किया? वी शुड नेवर ट्रस्ट। हमें अपने गार्ड्स ऊपर रखने चाहिए। जब तक देखें और हमें इसके साथ पीसफुल टॉक्स को ज़रूर चांस देना चाहिए। बिल्कुल चांस दें। लेकिन जो कहते हैं ना कि अपने गार्ड्स लेके, अपनी सारी हिफाज़ती तदाबीर करके, वी शुड गिव अ चांस टू दी अगर वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आते हैं, कोई करे ना पॉज़िटिव एक जिसको कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैनूवर होती है, मेजर होती है, करें ना वो कह दें कि जी ये जो हमने सस्पेंड किया था इंडस वाटर ट्रीटी इसको हम बहाल कर रहे हैं। जी, मैं उसी तो तरफ कुछ आ रहा हूँ। पॉज़िटिव चीज़ उसकी तरफ आएगी तो हमें लगेगा हाँ, कुछ ये सिर्फ़ ये कहना कि जो ज़मीनी फ़ोर्सेज़ हैं वो अपनी पोज़ीशन पे वापस चली जाएँ तो थोड़ी तो बात कन्फ़र्म हो जाती है कि हमने आपने कुछ न कुछ पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है। ठीक है? हुँ, अदरवाइज़ आप ये अगर आपने पकड़ा हो तो आप कभी ना कहते। कभी ना करते। तो आपका हैंड ऊपर होता तो आप आपका हाँ, हैंड ऊपर आपका आपने कभी नहीं बात करनी थी। तो एक तो हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए अपने गार्ड्स के साथ। वी शुड गिव अ चांस टू द नेगोशिएशंस क्योंकि अब इसमें मिस्टर ट्रम्प भी इन्वॉल्व हो चुके इन्वॉल्व हैं, हो चुके हैं जो अंकल सैम। हज़ार साला कश्मीर मसला को हल कराने के लिए बड़े मुतहर्रिक हैं। हमें उनको भी चांस देना चाहिए। लेकिन इफ इंडिया स्ट्राइक्स बैक, वी विल हिट बैक वेरी हार्ड। क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 30 मिनट की तकरीर की थी 38 मिनट्स की उसके अंदर कोई इंटरनेशनल हवाला नहीं दिया किसी चीज़ को वो बॉलीवुड की स्टोरी सुना कर चले गए क्या आप समझते हैं कि इंडिया क्यों भागा ट्रम्प की जानिब और वो तो बिखरा हुआ सांड बन चुका था और पाकिस्तान को उन्होंने तो उनके मीडिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह कर दिया था। यकायक इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन ऑफिशियल्स ट्रम्प की जानिब क्यों भागे? क्योंकि ट्रम्प इस चीज़ की बात कर चुके हैं कि सीज़ फायर इंडिया की तरफ से आवाज़ आई थी। बिफरे हुए सांड का कह के आपने मुझे बुल फाइटिंग याद दिला दी। तो जब बिफरा हुआ सांड हो तो उसको जो स्मार्ट मैटाडोर हो
वो जो उसको 5-6 खंजर मार देता है तो फिर सांड को गिरना ही पड़ता है। हुँ। अब तो वो डिनाई कर रहे हैं कि हमने तो ट्रम्प से कहा नहीं। हाँ, अब वो डिनाई कर लेकिन रहे आप हैं। ये बताइए कि एक सिंपल सी बात है, इनको झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलने के लिए बड़ी अकल की ज़रूरत हुँ, होती है। भाई आपके सीज़ फायर की बात करने से घंटा पहले फिर ट्रम्प का कैसे आ गया कि मेरी इंडिया से इनसे नेगोशिएशन चली है, उसका ट्वीट तो 1 घंटा पहले आ गया था। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। आप आते ही पहले नेगेट करते कि ये ट्रम्प गलत कह रहे हैं, हमने कोई सीज़ फायर नहीं मानी, कह देते। कह देते हैं। हुँ। तो कहा उन्होंने कोई? नहीं, उस इस तरह का कोई बयान नहीं आया उनका। तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको 3 घंटे 45 मिनट के इस ऑपरेशन में हिट पड़ी है ना, हुँ, जिसके बाद आपने रात को जो ट्रम्प और उसका जो वाइस प्रेसिडेंट भी कह रहे थे कि डोंट एक्सपेक्ट अस टू नेगोशिएट एनी सीज़ फायर, वो भी सुबह हुँ, मान गए। सही। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह वी हिट देम वेरी हार्ड और उसी चीज़ ने उनको मजबूर किया कि वो सीज़ फायर की तरफ आएँ। सही। अब ये उन पे डिपेंड करता है, इसको होल्ड करते हैं तो अच्छी बात है, खित्ते में अमन होना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इक़्तिसादी तरक्की करनी चाहिए। किसी ने कहा जी, वो जो उनके जनरल बख्शी का स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुँ, होगी, पाकिस्तान एक इक़्तिसादी कमज़ोर फटीचर मुल्क है। भई हाँ, आपके तो 72 करोड़ को तो टॉयलेट अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं, बिल्कुल, आपका 80 तो करोड़ मुल्क है। आपका जो है वो 5 किलो राशन महीने के ऊपर गुज़ारता है। हुँ, और आपके फ़ौज के मोराल के लिए उनको कहो आप अपने इंडिया की रिपोर्ट्स ही पढ़ लें कि कुछ 5-6 साल के अरसे में 1156 तो सुसाइड हुई इनकी आर्म्ड फोर्सेस में। हुँ, ये तो जज़्बा है। कोई एक केस सुना दो ड्यूटी के ऊपर पाकिस्तान में ऐसी हरकत हुई हो। हरकत हुई बिल्कुल। तो चाहिए कि अमन के लिए बात करें, मिल बैठ के मसाइल को हल करें। इट मे टेक टाइम, हो सकता है कि कश्मीर का मसला फ़ौरी तौर पे हल ना हो, लेकिन चलो आप बैठ के बात तो करें। हुँ, तो दे विल हैव टू सिट ऑन द टेबल अदरवाइज़ वी आर रेडी। राइट। जो इंडियन सिख फौजी थे, उनका बायकॉट और उनका पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ना इंडियन फ़ोर्स को कितना बड़ा डैमेज दे गया और इस ऑपरेशन बुनियादन मरसूस की कामयाबी के बाद इंडियन फ़ोर्स की, इंडियन आर्मी की, इंडियन एयर फ़ोर्स की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में कितनी गिर चुकी है? इंडियन फ़ोर्स की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ऐसे गिर चुकी है जैसे राफ़ेल गिर चुके हैं। राफ़ेल के स्टॉक्स गिर गए। अभी मैं देख रहा था कि इंडोनेशिया ने कोई 8 प्लस बिलियन डॉलर्स का उनको जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको होल्ड कर दिया है। बिल्कुल होल्ड वो कर दिया ना उन्होंने। होल्ड कर दिए बिल्कुल। और तो ये हिट तो इनको बहुत बुरी तरह इसमें पड़ी है। और मैं समझता हूँ कि अब बड़ी मेजर चेंज आएगी। देखो एंड ऑफ द डे ये पहली बात तो आप ख़बर, ये बायलैटरल इश्यू नहीं है। ये वॉर बायलैटरल नहीं थी। बायलैटरल नहीं है। ये ठीक है। उसी बड़ी टैरिफ वॉर का हिस्सा है, इकोनॉमिक वॉर का हिस्सा है। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि अब 2 नहीं 3 ब्लॉक्स हैं हुँ, और 3 ब्लॉक बन गए हैं कर्टसी जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ वॉर स्टार्ट की, उन्होंने यूरोप को भी रगड़ा, हुँ, चाइना को भी रगड़ा और उसके साथ जो एसोसिएटेड कंट्रीज़ उनको भी रगड़ा। ठीक है। तो अब ये इकोनॉमिकली मेरे नज़दीक एक ट्राइपोलर वर्ल्ड है, हुँ, यूरोपियन ग्रुप, अमेरिकन ग्रुप एंड चाइनीज़ ग्रुप। ओके। तो वी हैव टू बी वेरी सेंसिबली प्लेइंग डिप्लोमैटिकली इन तीनों के साथ। पाकिस्तान एक तो अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। हुँ, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिकी सदर की जानिब से ये कहा गया था कि वो एशाइये पर दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाएँगे और हुँ। वहाँ बातचीत करेंगे। ऑन द टेबल पाकिस्तान तो मसला कश्मीर के ऊपर बात करेगा कि पहले मसला कश्मीर को हल करें और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर से जो इंडिया अनरेस्ट कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर उससे पीछे हटें। क्या हम ऑन द टेबल उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे अपनी राय रखेंगे जो उनको माननी पड़ेगी? इस तरह की थोड़ी-सी मसला कश्मीर के ऊपर थोड़ा-सा। एक तो ट्रम्प साहब का शुक्रिया कि मसला कश्मीर जिसको कोई अमेरिकन, यूरोपियन चैनल नाम नहीं लेता था, हुँ, ट्रम्प ने जब नाम ले दिया कि जी। मैंने कहा है कि कश्मीर के ऊपर भी मैं इनको बिठा के बात कराऊँगा, तो अब सारा अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया कश्मीर की बात कर रहा है। हुँ। तो जिसको हम इतने इफ़ेक्टिवली हाइलाइट नहीं कर सके थे, उसको हम हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा हाइलाइट अल कर दिया जज़ीरा, न्यूयॉर्क कह टाइम्स के। ये लोग सब कर रहे हैं। और उसकी इतनी तकलीफ है कि इंडिया वाले चीख रहे हैं, अर्नाब गोस्वामी को सुने, किसी को सुने, जी। उनकी चीखें निकली हुई हैं कि कश्मीर। मैं पर्सनली समझता हूँ कि इंडिया कभी भी देखा ना क्या मोदी ने कहा कि हुँ, बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान वाले कश्मीर के ऊपर होगी। हुँ, तो पाकिस्तान वाले कश्मीर की बात तो तय है, जो मामला होना है वो तो आपके कश्मीर का है। आप भले दोनों तरफ आप रायशुमारी करा के देख लें। सही। तो मेरे ज़ाती राय में इंडिया इतनी जल्दी कश्मीर के ऊपर कोई पॉजिटिव ये हुँ, गवर्नमेंट नहीं करेगी और इवन हुँ, अगर कांग्रेस भी होती तो नहीं करेगी। तो अनलेस ये जो गारंटर हैं जिन्होंने, अगर ट्रम्प कहते हैं कि वो गारंटर हैं,
तो उनको कुछ ना कुछ अगर वो बिठा देते हैं एक इशाइये के ऊपर और अच्छे मेन्यू के साथ कश्मीर पे बात करवा देते हैं, तो क्या हर्ज है? कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि कश्मीरियों को फ़ैसले करने का हक दो। हुँ, सर, मेरा ख़्याल है कि हमने काफ़ी गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू से मेरे इल्म में तो बहुत इज़ाफ़ा हुआ। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स के इल्म में भी बहुत इज़ाफ़ा हुआ होगा। हमारे साथ मौजूद थे एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब। हमने इनसे ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस और दीगर गुफ्तगू की। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।